हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिन समाधान बिन 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है किसानों को आंदोलन पर बैठे हुए, अभी तक कोई हल नहीं निकला इस आंदोलन का। नित नया अभियान हम देख रहे हैं किसानों की तरफ से। आज किसान दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि किसान आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक किसान सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। साथ ही इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाए। इससे पहले मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों द्वारा पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। इस दौरान सिंघू बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह के परिवार के सदस्य भतीजे अभय संधू, तेजी संधू, अनुप्रिया संधू और गुरजीत कौर मौजूद रहे। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब यहां से पैदल गुजरने पर भी पाबंदी है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। 91 दिन बीत गए हैं किसान आंदोलन को शुरू हुए। आज भी इस आंदोलन का कोई समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ऐसे में लगातार हम किसानों के मरने का सिलसिला भी देख रहे हैं। बड़ी खबर अभी पहुंचा रहे थे, एक और किसान मलकीत सिंह की मौत हो गई है। किसान आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। वो सरकार को साफ कह रहे हैं, दो टूक समझा रहे हैं कि दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी। बाकी नेता सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। लाजपत ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मैं आ रही हूं आपके पास, जरा लाजपत से मैं अपडेट ले लूं। लाजपत, आज दमन विरोधी दिवस, लगातार हम कई अभियान देख चुके हैं इस आंदोलन के भीतर, लेकिन अभी तक कोई इसका फायदा नहीं दिखा है कि किसानों को इसका कोई लाभ मिल रहा हो। ऐसे में सामने से यानी कि सरकारी पक्ष से कोई भी एक कोशिश हुई है इनसे वार्ता करने को लेकर, बातचीत करने को लेकर, या फिर ये कह दिया कि मसौदा दे दिया है, प्रस्ताव दे दिया है, अगर आप हामी भरते हैं तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं? बिल्कुल, देखिए सरकार को जो एक बेंच पर बैठकर किसानों के साथ जो 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद जो किसान हताश है, लगातार एक के बाद एक मौत हो रही है और लगातार सरकार की अपनी मनमानी है और कहीं न कहीं किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास है। मैं दोबारा आ जाती हूँ इसी सवाल का जवाब जानने के लिए। लाजपत, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही हम तक। सतीश नंबरदार जी, दमन विरोधी दिवस क्या समझाना चाहते हैं सरकार को? अनिमिका जी, आज देश में किस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं आप देख रहे होंगे। किस तरह आज देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कठपुतली सरकार सिद्ध हो रही है, जो दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं रहती, लेकिन खुद किस तरह किसानों को खालिस्तानी, कभी उग्रवादी, किस तरह के बताने का काम ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है। लेकिन आज किसान अपना रोष प्रकट कर रहा है पूरी तरह पूरे हिंदुस्तान में। किस तरह आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आज लोग इकट्ठे होकर इस आंदोलन में खास बात और जुड़ गई है अब, इसमें हर तबके का सहयोग मिल रहा है। किस तरह ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह ये राजनीतिक बताने का काम कर रही है और ये बोल रही है किस तरह आज महंगाई चरम सीमा पे है। आप कल देख रहे थे किस तरह किसान आज अपनी फसल को खराब करने पर, जोतने पर लगा हुआ है। अब भाई, जिसमें हमें कुछ मिलना ही नहीं तो हम इसके लिए पैदा करके क्या करेंगे। किस तरह आज ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किसानों की दमनकारी नीति अपनाते हुए किस तरह इसको बर्बाद करने को लगी हुई है
और किस तरह इसको लंबा खींचा जाए, किसान घुटने टेक देगा। लेकिन मैं आपके एसटीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, किसान पीछे झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरह भी चाहे ये सरकार कभी उग्रवादी बताने का काम करे, किसी तरह का भी कोई भी काम करे, लेकिन किसान पीछे नहीं रहेगा। आज किसान जाग चुका है पूरी तरह। 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल की दादी माँ तक आज इस आंदोलन में शामिल हो चुकी है। किस तरह आज डीजल पेट्रोल के भाव देख ले आप, किस तरह आज सरकारी उपक्रमों को खत्म करने का ये केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है। किसान के बेटे को तो नौकरी भी नहीं और खेत बेचने के लिए आज मजदूर बनाने का काम केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है। जी मैं आ रही हूँ सर, आपने दमनकारी नीतियों का जो जिक्र किया है उस पर मैं एक बार फिर लौट कर आऊंगी। लाजपत, आपकी आवाज अगर हमें मिले तो हम अपडेट जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका बात करें तो सिंधु बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है और जहाँ से आंदोलन को लीड मिलती है, मजबूती मिलती है। पूरे हरियाणा की बात करें तो वहाँ लगातार एक तरफ तो बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ तो महापंचायतों का दौर जारी है। चौथा जो अब किसानों की फसल जो है खेतों में लहराती हुई नजर आ रही है और काटने का समय आ चुका है। उससे पहले किसानों ने कहीं न कहीं अपने खेतों में ही फसल को तहसना शुरू कर दिया है। तो ये हरियाणा की टीम की तरफ से अपील है इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि देखिए आपको इंसानों की तो जरूरत है ही है, जीव जंतुओं को भी जरूरत है। अगर इस तरह का कदम उठाएंगे तो काफी नुकसान होगा। इसलिए हमारी टीम लगातार अपील करती है कि इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं। प्रवीण जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, आज किसान दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। अभी हमारे साथ सतीश नंबरदार जी भी हैं। वो कह रहे हैं कि एक ही मकसद है सरकार को बताना कि दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी। देखिए, मुझे हैरानी होती है जब कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस सरकार के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अगर मैं हरियाणा के संदर्भ में बात करता हूं, जो सरकार किसान भाइयों के लिए सत्ता में आते ही मनोहर लाल जी योजना लेके आते हैं, भावांतर भरपाई योजना, कि किसान को अपनी सब्जी अपना फल, जैसा कि आप पहले देखते थे कि ऐसे हालात हो जाते थे, किसान कभी टमाटर सड़क पे फेंक रहा है, कभी आलू सड़क पे फेंक रहा है, तो सरकार योजना लाती है कि किसान भाइयों को ये कदम ना उठाना पड़े, उनको उनकी फल और सब्जी के उचित दाम मिले। जो मुख्यमंत्री मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना लाके किसान भाइयों के जो फसल है वो एमएसपी पे एक दाना खरीदा जाए ये सुनिश्चित करते हैं, उसके विषय में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही हरियाणा के किसान भाइयों के लिए, विशेष तौर पे उनके लिए जो दूध का काम करते हैं, उनके लिए योजना शुरू की, जिसमें सरकार की तरफ से अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, जब आप देखते हैं कि पशुओं का दूध कम हो जाता है, गर्मी के मौसम की वजह से चारे की समस्या आ जाती है, उस समय में 1 रुपया प्रति लीटर सरकार की तरफ से किसान भाइयों को अनुदान मिले, ये योजना शुरू की। तो मेरा केवल ये कहना है कि जो किसान नेता अपने आप को किसान हितैषी दिखाने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, कम से कम सरकार ने किसानों के हित में जितनी योजनाएं चलाई, जो किसानों के हित में काम किए, पहले उसकी तुलना पूर्ववर्ती सरकारों से कर लें, उसके बाद आप आलोचना कीजिए। और अगर आपकी आलोचना सकारात्मक होगी, आपकी टिप्पणी सकारात्मक होगी, तो हम भी उसका एक अच्छा जवाब दे पाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि इस सरकार ने किसान भाइयों के लिए क्या क्या किया और इससे पहले की स्थिति क्या थी। बिल्कुल, सतीश जी जवाब मिला आपको? अनिमिका जी, हाँ। जो ये भाई प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज किसान किस तरह भुखमरी के कारगार पर ये केंद्र में, ये हरियाणा में भी जो खट्टर सरकार के ये गुणगान कर रहे थे, किस तरह आज किसानों की फसल ना खरीदने का, किस तरह आज परेशानी का सामना आज 7 साल के करीब हो चुके, किस तरह किसान का धान 5100 रुपए बिकता था, आज एक किसान 1800 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है। लोगों के 2014-15 के कनेक्शन बिजली के अप्लाई किए हुए, आज तक किसी को कनेक्शन नहीं मिल पाया बिजली का। किस तरह आज किसान को लूटने का काम किया जा रहा है, किस तरह आप पीछे देख रही होंगी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी किस तरह आज नगन होके रोड पे निकलते देख, मैं गेहूं का 2200 रुपए की एमएसपी दिलवाऊंगा,
5 साल कृषि मंत्री भी रह गए, लेकिन आज तक वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। और किस तरह पूरे का पूरा जो हरियाणा का ये जो सिस्टम बता रहे हैं, किसान को बेदखल मारने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। किस तरह आज एक किसान का 10 क्विंटल बाजरा खरीद लिया और उसके खेत में 14 क्विंटल बाजरा हो गया, तो 4 क्विंटल उसने वही रोड पे बगा के आने का काम इस किसान की हरियाणा सरकार ने करना पड़ा। किस तरह डीजल पेट्रोल पे हरियाणा जो पिछली सरकार थी, पूरे देश से 1 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता था, और आज आप देखो किस तरह 90 रुपए डीजल मिलता है किसान को। किस तरह आज किसान अपनी जमीन और ये फसल खराब करने पर तुला हुआ, किस तरह आज जमीन गेहूं की फसल को और जितनी भी फसल है उनको जोतने का काम किसान इस इतिहास में आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ था जो इस सरकार में हो रहा है। ठीक है, आपने कहा किस तरह आज सारे के सारे सरकारी उपकरण, मैं आ रही सर, आ रही हूँ, सारे के सारे सरकारी उपकरण किस तरह अडानी अंबानी के हवाले किए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से यह कठपुतली सरकार जो ये बोलते थे कांग्रेस को कठपुतली सरकार, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है ये पूंजीपतियों के सारे पर चलने वाली, और एक पीछे और इनके गॉडफादर बैठे हुए हैं जो हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़वाओ, सबको लड़वा के जहां 35-1 है वहां 35-1 का लड़ाई करवा के ये अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन इस ठीक है, मैं आ रही सर, आ रही सर, आपकी बात पहुंची उन तक। रुक जाइए, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए, जवाब लीजिए। हाँ जी प्रवीण जी। देखिए अनामिका जी, पहली बात तो ये है कि जैसे ही मैंने तथ्यात्मक बात कही, दर्द कहीं और हुआ। लगातार भाई पिछली सरकार का गुणगान करने लगे। अब मैं इनको सच्चाई बताता हूँ और ये भी उम्मीद करूंगा कि आपके जितने दर्शक हैं वो सच्चाई से रूबरू होंगे। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, अरे भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिमों का है, और आप हमें कहते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। आप पहले अपने आप को अपडेट रखिए। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि पहले की सरकार के दौरान किसान की स्थिति अच्छी थी, आज किसान भुखमरी के कगार पे है। अरे साहब, 1995 से लेके 2014 तक 3 लाख किसान खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। अगर स्थिति अच्छी थी तो किसान खुदकुशी क्यों कर रहा था? और खुद हरियाणा की बात करता हूँ, ये पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं साहब। 2014 के अंदर बाजरे का भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल था, आज बाजरे का भाव 2150 रुपए प्रति क्विंटल है। पूर्ववर्ती सरकार ने भाव बढ़ाया या इस सरकार ने बढ़ाया? और पूर्ववर्ती सरकार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, बता दीजिए, सरकार ने अगर बाजरा खरीदा हो, सरकार ने सरसों खरीदी हो, सरकार ने अगर सूरजमुखी खरीदा हो, कोई मोटा अनाज कांग्रेस की सरकार नहीं खरीदती थी। वर्तमान मनोहर सरकार ने 70 लाख क्विंटल बाजरा किसानों का 2150 रुपए पे खरीदा। वर्तमान सरकार किसानों का सरसों एमएसपी पे खरीद रही है, वर्तमान सरकार किसानों का सूरजमुखी एमएसपी पे खरीद रही है। और मुझे हैरानी एक और होती है नानिका, भाई कहते हैं कि देखिए पहले की सरकार में धान 5100 रुपए बिका। अरे साहब, धान 5100 एमएसपी तो धान की इस सरकार ने बढ़ाई है। आज धान की एमएसपी जो है लगभग 2000 रुपए है, तो ये 5100 रुपए कब एमएसपी हो गई थी? हाँ, अगर आप बासमती का जिक्र कर रहे हैं तो बासमती पे सरकार एमएसपी जारी नहीं करती है, पूरा देश जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये वो सरकार है जिसने बाकायदा 11-21, 15-9 ये धान भी एमएसपी पे खरीदी मित्र, जबकि पहले की सरकार तो इस धान को भी नहीं खरीदती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं राष्ट्र स्तर पे बात करता हूँ, 2014 से पहले किसान की फसल एमएसपी पे खरीदने के लिए जितना पैसा सरकार खर्च करती थी, वर्तमान सरकार धान पे 3 गुना और गेहूं पे 2.5 गुना पैसा खर्च कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान के खाते में 6000 रुपए सालाना जमा हो ऐसी योजना लेके आते हैं। किसान को 3000 रुपए माहवार पेंशन मिले 60 वर्ष की आयु के बाद ये योजना लेके आते हैं। उसके बावजूद मित्र को दर्द हुआ और मित्र उस सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं जिस सरकार के बारे में ये कहा जाता रहा हरियाणा में कि किसानों की जमीन एक्वायर की सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और 2 अवार्ड घोषित होने के बाद अपने चहेते बिल्डरों को दे दी। 17,000 एकड़ जमीन किसानों की तरह से लूटी उसकी सरकार ने, उसका गुणगान कर रहे हैं मित्र, और स्वयं को किसान नेता कहते हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है। सतीश जी जवाब दें। सबसे पहले तो अपने भाई को ये बता दूं, खुद माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आज भी
1,40,000 किसान इस 6,000 की योजना से 6,000 की योजना की बाट जो रहे हैं। अब कब उनके खाते में वो पैसा आए? उनको आज तक वो 6,000 रुपए का फैसिलिटी आज तक नहीं मिल पाई। तो मेरे भाई, इस देश के किसानों को क्या मिल पाई होगी? रही दूसरी बात, उस सरकार ने तो मेरे भाई जो $140 प्रति बैरल तेल बिक रहा था, उसको 52 रुपए लीटर में किसान को देने का काम किया और इस देश में 6.5 रुपए की सब्सिडी देने का काम किया। और आज $47 प्रति बैरल तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, तो आप उसको आज 90 रुपए लीटर बेचने का काम आप कर रहे हैं। और उस सरकार में 12.5% वैट लगता था, सिर्फ 12%। सतीश जी एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए सर, एक सेकंड से रुकिए। सतीश नंबरदार जी रुकिए। 5100 और 2000 का भी आपको जवाब दे देना चाहिए था। बहरहाल जिस तरीके का टकराव मैं आप दोनों के बीच में देख रही हूँ, 91 दिन और बीत जाएंगे तो भी इस आंदोलन का समाधान नहीं होगा सर। आप अभी इस वक्त, ये कोई चुनावी समय नहीं है कि आप तौल रहे हैं कि उस सरकार ने क्या किया था और ये सरकार क्या कर रही है। आप लोग क्या विषयांतर हो गए हैं? मेरा मेन सवाल है बहुत छोटा सा, क्या किसान विषयांतर हो गए हैं? वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है और आप साबित करने पर तुल गए हैं कि हाँ जी ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। आप किसानों की बात बोल ही नहीं रहे, आप अपनी बात रख ही नहीं रहे, आप तुलना कर रहे हैं। तो क्या तुलना करने के लिए आंदोलन किया गया था? क्या जब आपने इस सरकार को चुना तब ये ध्यान नहीं देना चाहिए था, या अब अगले चुनाव में ये ध्यान दिया जाएगा, या अब आप जो ये बात कह रहे हैं इनकी बात को बल दे रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर पॉलिटिकल षड्यंत्र का शिकार हुए हैं? आप तो उनकी बात को मजबूत कर रहे हैं। अनिमिका जी, किसान धोखे में आके सरकार को एक बार तो धोखा खा गया। आपने पंजाब में देखा होगा किस तरह इसका सूप सापड़ा हुआ है। सर अगर पुरानी सरकार जो नहीं है, जो बार बार ये कह रही है कि आपकी मांगें पूरी हो जानी चाहिए, इतनी अच्छी थी तो टाटा बाय बाय क्यों किया? अब इस सरकार से अगर 3 कृषि कानून पर ही नाराजगी है तो केवल 3 कृषि कानून पर ही आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस मुद्दे को लेकर नाराजगी थी वही मुद्दा गौण हो गया, राजनीति प्राथमिक हो गई। बिल्कुल नहीं अनिमिका जी, आज भी हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक का, बिल्कुल किसी को भी, आज भी किसी भी राजनीतिक आदमी को हम मंच पर स्थान नहीं देते। आप ही कर रहे हैं प्रवीण, हंस के जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, आप समझ रहे हैं। इस तरीके से आप दोनों में जो टकराव मैं देख रही हूँ, अतरा साहब आपके लिए भी कह रही हूँ, आप मानने को ही तैयार नहीं कि ये किसान है, कैसे समाधान होगा? देखिए अनामिका, ये तो आपके सामने साबित हो रहा है। ये भाई कह रहे हैं कि साहब ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन तारीफ कांग्रेस की कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कितना शोषण किया पूरा देश जानता है। दूसरी बात, गैर राजनीतिक कह रहे हैं, लेकिन इनकी स्टेज के ऊपर सुखबीर बादल भी जाते हैं, अभय सिंह चौटाला भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं, चौधरी अजीत सिंह भी जाते हैं, और सभी में, और राहुल गांधी, मेनका गांधी भी जाती हैं। सभी जाके वहाँ पे भाषण भी करते हैं और ये फिर कहते हैं ये गैर राजनीतिक है। हमारे भी जा रही है, दीपेंद्र हुड्डा भी जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है सर, आप विपक्ष में होते तो आप भी जरूर सपोर्ट के लिए जाते, नहीं जाते क्या? तो फिर ऐसा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार ना चिल्लाएं कि गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है। नहीं, जब ओम प्रकाश धनखड़ जाते थे तो वो क्या राजनीतिक था? मैं वही तो कह रहा हूँ अनामिका जी कि एक तरफ तो आप इसको गैर राजनीतिक बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप दीपेंद्र हुड्डा साहब को स्टेज पे आगे भाषण करने भी दे रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड ना अपनाए ना, दोगलापन ना दिखाएं। आप सही बताएं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेताओं ने हमें ये कह रखा है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, तो किसी को कोई एतराज नहीं है। लोकतंत्र है, आपका हक आंदोलन करना, आप सर अन्नदाता है, आप कैसी बात करें, कैसे शब्द का इस्तेमाल? देखिए, मैं यहाँ पे साबित कर रहा हूँ, और आप खुद कह रही हैं कि वहाँ दीपेंद्र भी गए हैं, आपके सामने ही गुरुनाम नहीं, तो जब धनखड़ साहब जाते थे तो क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन हो जाया करता था? चिल्लाइए ना, सुनिए। गुरनाम चढ़ूनी के बारे में एक किसान नेता ने कहा कि उसने कांग्रेस से साझेदार कर दी। अरे भाई, हमने ये तो नहीं कहा। भाई आप क्या कर रही हैं? गैर राजनीतिक कहा था, ये कहा था ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। यहाँ तो बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या राजनीतिक है, जब खुल के राजनीति हो रही है। सवाल पूछिए, लेकिन इस तरीके से कह देना कि इनका दोगलापन है और ये है वो है। तो बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अपने शब्दों पे अड़िग हूँ। लगातार राजनीति हो रही है, विशुद्ध रूप से राजनीति कांग्रेस कर रही है, मैं तो बोल रहा हूँ। सतीश नंबरदार जवाब दीजिए।
ये तो राजनीति आपके सामने समझ में आ रहा है। देखिए आप अपनी कह बात रही हैं समझ कि रहे हैं कि कांग्रेस की बात प्रवीण अत्रे अपनी बात को इतनी मजबूती से क्यों रख पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या? सतीश जी रुकिए, सुनिए मुझे, नंबरदार साहब सुनिए, सर ठहर जाइए, सतीश जी ठहर जाइए, भाषण नहीं सर, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अन्नदाताओं के हक की बात हो रही है, यहाँ आंदोलन के समाधान की बात हो रही है। आप इस बात को अपने जहन में आप दोनों बिठा लीजिए कि जब तक टकराव खत्म नहीं होगा ये समाधान मिलने वाला नहीं है। आंदोलन चाहे आप कितना ही लंबा चला लें और आप कितना ही लंबा आंदोलन को होने दें। प्रवीण साहब, सतीश जी बात सुनिए, आप प्रवीण अत्रे को खुद मौका दे रहे हैं ताकि वो आपको इस तरीके से ब्लेम करे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसान खुद सरकार को मौका दे रहे हैं। अब आंदोलन विशुद्ध आंदोलन नहीं रहा क्या? आप कहते हैं कि राजनेताओं को नहीं आने देंगे मंच पर, लेकिन वो मंच साझा कर रहे हैं आपके साथ। आप लोग समझ रहे हैं आंदोलन की दिशा क्या हो रही है? अनिमिका जी, जितने भी पॉलिटिकल आदमी जाते हैं नीचे खड़े होकर सब अपना भाषण देकर बोल के आते हैं, मंच के ऊपर कोई नहीं जाता। बिल्कुल सबके सब नीचे से अपनी जो बात रखनी होती है उनको बात रखने का सबको अधिकार है। एक ही बात है सर, एक ही बात है। और रही दूसरी बात, ये अत्रे जी बोल रहे हैं ना किसान किस बात में इसको वोट दी थी, आज 7 साल होने को आगे और बोल रहे ना 95 से किसान की हालत खराब है। 95 से 16 साल का शासन बीजेपी का रहा है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का और माननीय मोदी जी का शासन रहा है 16 साल 25 साल में 16 साल शासन ही में रहा। किस तरह किसानों ने आत्महत्या की खड़े हो गए जहां से हमने शुरू किया था कि ये आंदोलन 91 दिन बीत जाने के बाद भी बगैर समाधान के है। और फिर दोहरा रही हूं जो भूमिका में मैंने कहा कि दूर दूर तक इसका समाधान नहीं दिख रहा। आपने दोनों पक्षों की मंशाएं, रवैया, रुख इस कार्यक्रम में देखा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद।